हेलो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले के वीडियो में हम बात कर रहे थे कार्य के बारे में और कार्य पे हमने कुल 3 वीडियो बनाए हैं, यानी लगभग 2 घंटे से ज़्यादा की जो वीडियो क्लास रही है हमारी वो कार्य की रही है। अब इसी प्रकार ये क्लास गतिज ऊर्जा का है। गतिज ऊर्जा का ये वीडियो लंबा नहीं होगा, एक ही क्लास में हो जाएगा, क्योंकि हमें बस गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। और गतिज ऊर्जा में क्या है मैं आपको बता दूं कि जो वेग का परिमाण है, तात्कालिक वेग का परिमाण जो है, या फिर उसे कह सकते हैं तात्कालिक चाल, उसको हमें प्राप्त करना होता है। और उसको प्राप्त करने के तरीके, हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तात्कालिक चाल या तात्कालिक वेग निकालने के तरीके। सबसे पहली बात तो हम यही कहते हैं कि गतिज ऊर्जा होती किस प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहली बात ये आती है तो गति के कारण ऊर्जा। यदि किसी वस्तु के पास, किसी कण के पास, किसी निकाय के पास, कणों के निकाय के पास ऐसे कह सकते हैं, अगर गति के कारण कोई ऊर्जा है तो उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। ये है इसकी परिभाषा। अब बात ये आती है कि जो गति है वो हमें समझना पड़ेगा कि गति क्या है। देखिए, गति होने के लिए क्या ज़रूरी है। गति होने के लिए ज़रूरी है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। और गति अगर हो रही है उसको प्रभावित करना है, या फिर हम मान के चलें कि शुरू में सब कुछ विराम अवस्था में है, उसको गतिमान करना है, तो किसी वस्तु को या किसी कण को गतिमान करने के लिए, बिल्कुल शुरू से बात करें अगर हम, तो हमें उसे एक बल देना पड़ता है, एक बल उस पर आरोपित करना पड़ता है, जिसके कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, फिर उसमें चाल या वेग बनते हैं, तब जाके। यानी अगर गतिज ऊर्जा में की परिभाषा हम ये रखें कि किसी वस्तु में या किसी वस्तु पे किए गए कार्य की वह मात्रा जो उसकी चलने वाली ऊर्जा में बदल गई है, यानी किसी वस्तु पर कभी ना कभी किए गए कार्य की वह मात्रा जो उसके चलने वाली ऊर्जा में या उसकी गति की ऊर्जा में बदल गई है, वो है उसकी गतिज ऊर्जा। और अगर सरल परिभाषा में लिखें तो किसी वस्तु की उसकी गति के कारण ऊर्जा, किसी वस्तु में आई गति के कारण ऊर्जा, ऐसा भी कह सकते हैं, ये होती है गतिज ऊर्जा। ये हो गई सिंपल सी परिभाषा। अब यहाँ गतिज ऊर्जा है क्या, सिंपल सी बात। अगर फॉर्मूला देखें, अगर इसका हम सूत्र देखें कि गतिज ऊर्जा का सूत्र कैसे है, तो गतिज ऊर्जा को मान लेते हैं K, और ये सूत्र है इसका 1/2 mv डॉट v, इस प्रकार लिखा जा सकता है ये। और देखिए, ये है अदिश गुणनफल, यानी वेग का वेग के साथ अदिश गुणनफल। तो आप जान रहे हैं कि वेग का वेग के साथ अदिश गुणनफल है, तो ये परिमाण में आ जाएगा, ये हो जाएगा 12mv², 1/2 mv², जहाँ m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और v उसकी तात्कालिक चाल या उसका तात्कालिक वेग का परिमाण है। ठीक, अब ये तो हमने परिभाषित कर दिया भाई, ये होती है गतिज ऊर्जा, और हमने याद भी कर लिया, हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि ये है क्या। लेकिन मैंने कहा कि अगर थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा सोचें कि ये चीज़ कहाँ से आती है, तो कार्य की वह मात्रा जो गति में बदल गई है, यानी जो गतिमान, जिसने कार्य की वह मात्रा जिसने वस्तु को गतिमान कर दिया, वो है ये गतिज ऊर्जा। यानी अगर देखें छिपे हुए में ये क्या है, वस्तु में भरा हुआ कुछ कार्य है, वस्तु में भरा हुआ कुछ कार्य है, बस ये है गतिज ऊर्जा। अब इसे बनाते कैसे हैं, इसका डेरिवेशन कहाँ से होता है, तो ये बेसिक है, कार्य करेंगे वस्तु पर, उसका वेग परिवर्तन होगा, उस तरीके से हम करेंगे परिभाषित, तो ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब मान लीजिए, देखिए किसी वस्तु पर अगर कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है,
कार्य होता है वस्तु का बल और बल की दिशा में विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन, एक ही दिशा में दोनों को मान लिया हमने। तो बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और विस्थापन ये हो गया। त्वरण जो होता है इसे कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर, ऐसे। अब देखिए ये बन गई विस्थापन परिवर्तन की दर, इसे कहते हैं m। ये हो गया v dv। अब इसका समाकलन कर दिया तो ये बन गया mv²/2। ठीक, यानी अगर प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग v है, यानी किसी वस्तु को 0 वेग से v तक लेके आए, तो देखिए ये कार्य ही है, ये कार्य ही तो है। तो कार्य की एक अवस्था है, कार्य की एक फॉर्म है। किसी वस्तु में कार्य भर दिया गया जिसके कारण वो वस्तु चल रही है, यानी कार्य उस पर कर दिया गया तो वो चल रही है। तो वही है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है वेग की। तो वेग सामान्यतः हमें निकालना होता है या फिर दिया होता है। अगर हम पीछे चले जाएं 9th क्लास में, 9वीं क्लास में चले जाएं तो वहाँ तो वेग मिल जाया करता था। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि वेग निकालना पड़ता है, कई तरीक़ों से वेग निकालना पड़ता है। तो हमें वापस जाना पड़ता है, जो गति है उस अध्याय में हमें जाना पड़ता है। अगर हमारा ये अध्याय कमज़ोर है, सरल रेखा में गति, एक तल में गति, 3 तल में गति, 2 तल में गति, नहीं सॉरी, एक दिशा में गति, 2 दिशा में गति, एक विमा में गति, 2 विमा में गति, अगर ये अध्याय हमारा कमज़ोर है गति वाला, वृत्तीय पथ पर गति है ना, तो हम ये वेग नहीं निकाल पाते। ये चाल, तात्कालिक चाल हमें मिलती नहीं है, तो हम गतिज ऊर्जा नहीं निकाल पाते। क्योंकि यहाँ जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तो इस बात पर ऊर्जा सवाल नहीं बनता आसानी से कि भाई इसका वेग इतना है, इसका द्रव्यमान इतना है, इसकी गतिज ऊर्जा बताओ। इतनी बात तो कोई पूछता नहीं है। तो यहाँ क्या है, यहाँ है अनुप्रयोग, यानी प्रैक्टिकलिटी को समझना। तो खैर मैं आपको कुछ चाल, कुछ वेग निकाल के दिखा देता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ किस प्रकार से वेग को निकाला जा सकता है। अब मान लीजिए हम इसकी बात करें, ईस्वी की बात करें, ये हमें निकालना है। तो जो बेसिक परिभाषाएं हैं वेग निकालने की, तो सबसे पहली परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर, ये पहला है। ये है अवकलन से निकालना, अवकलन विधि से निकालना। और अगर त्वरण है, त्वरण से वेग निकालना है तो dv/dt, ये है समाकलन विधि से वेग निकालना, ये समाकलन विधि वाला है। और अगर नियत त्वरण है, नियत त्वरण है अगर, तो इसमें हमारे पास समीकरण है vu + at, ये सदिश राशियों के समीकरण हैं, यानी ये है एक। और एक है हमारे पास अदिश परिमाण में u² + 2as, यानी ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जिनसे हमें वेग मिलता है, निकालना पड़ता है। अब हम अगर पहले समीकरण की बात करें कि पहले वाले से वेग कैसे निकालते हैं, तो ये बिल्कुल सरल है। ये आप गति में समझ चुके हैं कि किस प्रकार ये निकाला जा सकता है। तो मैं एक एक करके इनका उदाहरण लेके आपको दिखाता हूँ। अब बात करते हैं किसी वस्तु की स्थिति समयानुसार निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अब स्थिति बताई जा रही है, देखो सदिश राशि बताई जा रही है 2t² i कैप + 5tj कैप + 3k कैप। और ये किस में बताई जा रही है, ये बताई जा रही है मीटर में। ठीक है, मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूंगा किस प्रकार वेग तक या चाल तक या गतिज ऊर्जा तक पहुंचते हैं। अब अगर ये स्थिति है किसी भी समय पर, जहाँ t जो है वो समय है और सेकंड में है, और जो स्थिति है वो बताई जा रही है मीटर में। यानी
एक्स अक्ष पर वस्तु चलती है, वाई पर चलती है, जेड अक्ष पर चलती है, तो इस प्रकार उसके निर्देशांक बदलते हैं। यानी एक्स अक्ष पर ऐसे बदलता है, टी रखेंगे तो एक्स बदलेगा, टी ऐसे ही वाई, ऐसे ही जेड बदलता है। कहता है अब यदि वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का द्रव्यमान, इसको संहति भी लिख देते हैं, वस्तु की संहति 2 किलोग्राम है, तो t बराबर 2 सेकंड पर, कितना समय बताया, t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है, वेग, और वेग के बाद क्या पता करना है, वेग का परिमाण। कैसे निकालेंगे वो मैं करता हूँ। तो पहले मैं निकालता हूँ, स्थिति दी हुई है, इससे वेग निकालता हूँ, वेग यानी v सदिश राशि। अब मैं करता हूँ इसका अवकलन, अवकलन यानी dr बाई dt। देखिए ये हो गया अवकलन, ठीक। अब करें 2t², इसका हो जाएगा 4t i कैप प्लस 5t का 5 हो जाएगा, t का 1 होता है, ये हो गया j कैप, और ये हो जाएगा एक नियत नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ये हो जाएगा 0, और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब ये क्या है, ये वेग है, किसी भी समय पर ये वेग है। अगर मैं इस वेग को 2 सेकंड पर निकालूं, 2 सेकंड पे निकालूं, तो मुझे इसका ये कितना मिलता है पहले वो निकाल लेता हूं। तो वेग आ गया 2 सेकंड पे, तो t के स्थान पर मैं 2 सेकंड रखूंगा, तो ये हो गया 8 i कैप प्लस, इसमें t है नहीं तो ये नियत 5 j कैप। अब मैं इस वेग का परिमाण निकालूंगा ऐसे, तो किसी भी सदिश राशि के परिमाण निकालने के तरीके को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये हो गया 8 का वर्ग और ये 5 का वर्ग, तो ये बन गया देखो वेग का परिमाण। इस वेग के परिमाण को हम v लिखते हैं, मान लीजिए, तो ये आ गया 64 प्लस 25 यानी 64 प्लस 25। अब ये मान आ गया हमारे पास, वेग का परिमाण आ गया हमारे पास 4 और 5 9, 6 और 2 8, ये आ गया देखो। अब इस वेग के परिमाण से हम बता सकते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को क्या लिख देते हैं, 1/2 वस्तु का द्रव्यमान। कहाँ है वस्तु का द्रव्यमान, उसको ढूंढ के लाओ, ये रहा है ना 2, और ये है वर्गमूल 8 9 का वर्ग। तो देखो हमें ये ऊर्जा मिल गई, 2 से 2 काट दिया मैंने, 8 9 जूल। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक। तो इस प्रकार विस्थापन या स्थिति अगर दे रखी है, गिवन है, बहुत सारे अक्ष पर है, अक्षों पर है या एक अक्ष पर है, उसको अवकलन विधि से वेग ज्ञात करके वैल्यू लगाएं, परिमाण लगाएं वेग का, किसी भी समय पर पूछा जा सकता है, तो इस विधि से करेंगे उसको, ठीक। अब चलते हैं समाकलन वाले पे, ये अवकलन हुआ, अब समाकलन पे चलते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है एवं उसका त्वरण
समयानुसार निम्नलिखित है। अब त्वरण बता रहा हूं, देखो ए है ना, ए सदिश राशि 2t i कैप प्लस 2j कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या बना? त्वरण बना। समय पर आधारित त्वरण है। हो सकता है ये नियत हो तो नियत लगा लेंगे। नियत के लिए कौन सा है? नियत के लिए ये समीकरण है दोनों, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक। और देखो वस्तु कहाँ शुरू होती है? विरामावस्था से, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। ठीक है। अब यहाँ से कहता है वस्तु, यदि वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 3 किलो है तो t बराबर 2 सेकंड पर, समय कितना? 2 सेकंड पर वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा बताओ, ऐसा लिख देता हूँ जल्दी में। देखो गतिज ऊर्जा बताओ, ऐसा लिख दूंगा। ये हो गया सिंपल। अब हमें समाकलन के रास्ते से जाना होगा, हमें यहाँ से बात करनी होगी। इस बात पर हम देखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? dv यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन की दर। और हम ये लिखते हैं त्वरण के बराबर। त्वरण है 2t i कैप प्लस 2j कैप। ये हमने कुछ मान लिया उदाहरण के तौर पर। अब आगे चलते हैं। तो वेग को इस तरफ छोड़ते हैं और इधर 2t dt ऐसे समाकलन करते हैं 0 से समय t तक। यानी पहले शुरुआत कहाँ से की? 0 से। उसके बाद शुरुआत मतलब कहाँ पहुँच गए? t समय पर। t समय कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। इसके बाद आगे बढ़े 2 dt 0 से t तक। और ये जो है ये वेक्टर है सदिश में x अक्ष वाला i कैप और ये है y अक्ष वाला j कैप। इस प्रकार तो हल करें इसको तो dv यानी वेग का परिवर्तन v माइनस u, ये सरल है। dv हो गया v यानी वेग का परिवर्तन। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 2t तो t स्क्वायर बाई 2 होगा तो ये t स्क्वायर हो गया। इस पर सीमाएँ लगाएंगे 0 से t और इसके साथ में सदिश लगाएंगे i कैप प्लस 2 dt, ये 2 हो जाएगा, ये t रहेगा। इस पर भी सीमाएँ लगाएंगे और इसका सदिश लगाएंगे इस प्रकार। अब हम वेग तक पहुँच रहे हैं तो हम क्या करते हैं? अब हम क्या करेंगे? u को डाल देंगे 0, क्योंकि वस्तु कहाँ से चली? विरामावस्था से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया। तो हम लिख देंगे v माइनस 0 बराबर। अब हम करते हैं t स्क्वायर माइनस 0 तो ये t स्क्वायर i कैफ होगा इस प्रकार। और दूसरे वाला 2t माइनस 0 तो 2t हो जाएगा। ये हमने जो है सीमाएँ, समाकलन की जो सीमाएँ होती हैं वो लगा दी हमने। 0 से हमने शुरू किया तो हम देख रहे हैं कि जो वेग है, वेग इस प्रकार आ रहा है t स्क्वायर i कैप प्लस 2tj कैप। ये वेग आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। मामला पहुंच गया है, ये आ रहा है मीटर प्रति सेकंड। ठीक हो गया। अब ये वेग हमें कहाँ चाहिए? देखो किस समय पर बात हो रही है गतिज ऊर्जा की। ये वेग हमें चाहिए यहाँ पे 2 सेकंड पे। तो 2 रख देते हैं। समय के स्थान पर क्या वैल्यू रखेंगे? 2। तो कितना हो गया वेग? वेग आ रहा है 4i कैप प्लस 4j कैप। अब इस वेग का परिमाण ज्ञात करेंगे। गतिज ऊर्जा में तात्कालिक वेग का परिमाण लगता है। तो अब ज्ञात करेंगे इसका परिमाण, यानी v ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग फिर 4 का वर्ग, ये ऐसे। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 32। अब गतिज ऊर्जा ज्ञात कर देंगे। गतिज ऊर्जा के 1/2 कितना?
द्रव्यमान है वस्तु का, ढूंढो, ये रहा वस्तु का द्रव्यमान 3 किलो, तो 3 और ये हो गया वर्गमूल 32 का वर्ग। तो कुल मिलाकर ये आ गया कि ये कट जाएगा वर्गमूल से 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 जूल। ये आ गई तुम्हारी गतिज ऊर्जा। ठीक, तो इस प्रकार क्या सवाल क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न में क्या तरीके बताए गए जिनसे वेग आप मालूम करेंगे, तात्कालिक वेग आप मालूम करेंगे, ये सवाल में आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, किसी भी तरीके से वेग निकलवाया जा सकता है, उसके बाद हो जाएगा गतिज ऊर्जा के सूत्र में क्या इस्तेमाल होगा, तात्कालिक वेग का परिमाण लगेगा। अगर परिमाण ही दिया है तो परिमाण ही लगा दीजिए। ठीक, अब अगर बात करें गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, इसमें किस प्रकार काम करता है, तो थोड़ा सा वो भी निकाल के बता देता हूँ मैं। उसका भी एक उदाहरण लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक गेंद विरामावस्था से किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है। कोई गेंद विराम अवस्था से किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है। यदि g जो है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 3 सेकंड में, ठीक 3 सेकंड में ऐसा कर देते हैं, गेंद को, है ना, या गेंद की गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गेंद का द्रव्यमान ये बता देते हैं, गेंद का द्रव्यमान, गेंद की संहति m बराबर 2 किलो। देखो ये बता दिया इस प्रकार। अब सरलता से देखें, अगर मान लीजिए किसी गेंद को नीचे की तरफ गिराया जाता है ऐसे, यहाँ पे u कितना है 0 और यहाँ पे v कितना हो जाएगा u प्लस gt, द्रव्यमान कितना हो जाएगा m। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी कि हाफ m और u प्लस gt का स्क्वायर, क्योंकि v का मान क्या है, नीचे की तरफ एक ही दिशा में वेग का परिमाण, वो चाल बन जाएगा, तात्कालिक चाल बन जाएगा। सदिश लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही दिशा में है और नीचे की तरफ वेग बढ़ता है, तो नीचे की तरफ ये समीकरण u प्लस at इस प्रकार लग जाता है। अब वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है 0, नहीं है तो जो भी उसका मान है वो लगा सकते हैं, लेकिन हमने क्या माना 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे तो कितना आ गया 1/2 m gt का स्क्वायर। अब अगर इसे निकालेंगे तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है 2 किलो, तो ये 2 हो गया, g 10 हो गया, समय 3 सेकंड ये आ गया। तो देखो k का मान आ रहा है, k का मान आ गया 2 से 2 कट गया, ये हो गया 30 और 30 का वर्ग हो गया 900 जूल। लो ये आंसर आ गया आपका। ठीक,
इसी प्रकार किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो भी उसका वेग गति के समीकरण को लगाकर पता करेंगे और गतिज ऊर्जा उसकी निकाल लेंगे। तो ये है कुछ ऐसी बातें जिनमें गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। अब मैं एक एनसीईआरटी का उदाहरण लेता हूँ जो गतिज ऊर्जा पर आधारित है, मैं उसको हल करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये है उदाहरण संख्या 4, 6, अध्याय नंबर 6 और उदाहरण संख्या 4। तो लिख देते हैं NCERT उदाहरण 6, 4। क्या सवाल क्या है? किसी प्राक्षेपिक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी प्लाईवुड पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। नरम लकड़ी को भेजने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है। लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बदल गई है, कुल पहली गतिज ऊर्जा की 10% रह गई है। सवाल ये है तो बाद में चाल कितनी होगी? तो देखिए, अंतिम गतिज ऊर्जा है ना, ऐसे लिख सकते हैं, अंतिम गतिज ऊर्जा 10/100 है पहली ऊर्जा यानी प्रारंभिक, है ना, गतिज ऊर्जा, ऐसे लिख सकते हैं। अब अंतिम गतिज ऊर्जा तो 1/2 mv फाइनल स्क्वायर, वी एफ का मतलब अंतिम वेग का परिमाण, अंतिम चाल, और ये हो गया 10/100। और जो पहली है वो कितनी है? 1/2 m, ये है वी इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल मतलब आई से मतलब इनिशियल, प्रारंभिक, पहले वाली। अब यहाँ पर मान रख देते हैं m कट जाएगा इसमें से ऐसे, 1/2 कट जाएगा इसमें से ऐसे। तो देखिए वी फाइनल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखा जाए तो वी इनिशियल का स्क्वायर बटे 10 आ रहा है, ये कट गया, 10 आ गया नीचे। अब वर्गमूल करते हैं दोनों पक्षों का, तो वी आई बटे वर्गमूल 10 आ रहा है ये। तो पहली जो चाल है वो कितनी है? पहली चाल है 200 मीटर प्रति सेकंड, तो उसको रख देते हैं और नीचे वर्गमूल 10 से भाग कर देते हैं, ठीक। तो देखिए चाल आ गई निकल के, ये आ गई तुम्हारी 63.2 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब वर्गमूल 10 का मान क्या है? वर्गमूल 10 का मान होता है 3.16। तो इस 200 को 3.16 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। इस प्रकार कर सकते हैं सरलता से। पहली ऊर्जा निकाल लें, उसके बाद उसका 10% करें, फिर बराबर रखें, फिर मान निकालें, उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। तो गतिज ऊर्जा पर एक सरल सा सवाल था। तो ये जो वीडियो हमने बनाया, ये वीडियो है इस चैप्टर का 4थे नंबर का वीडियो, जिसमें हमने सिर्फ गतिज ऊर्जा की बात की है। गतिज ऊर्जाएं कैसे निकाली जाती हैं और वो क्या होती हैं, उनका मतलब क्या होता है। अगले वीडियो में लेंगे स्थितिज ऊर्जा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थितिज ऊर्जा को समझ लिया तो ये मान लो कि फिजिक्स में बहुत कुछ आपकी समझ में आ गया, ठीक। तो अगला वीडियो ले रहे हैं स्थितिज ऊर्जा पर, ठीक है।
हेलो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक, अब देखो, स्थितिज ऊर्जा की एक मूल धारणा है, एक जिसे कह सकते हैं भाई एक अभिधारणा, ये कह देते हैं, या भौतिक विज्ञान में जाने या साइंस में जाने तो एक मूल धारणा भी है। तो क्या है ये अभिधारणा या फिर क्या है ये मूल धारणा? अभिधारणा ये है कि बदला जा सकता है, किसी किसी शर्त में कभी कभी इसको बदला जा सकता है, इसके बदलने की संभावना है। मूल धारणा ये है कि बदला नहीं जा सकता। ठीक, दोनों बातें हैं, इसी ऊर्जा में बातें दोनों होती हैं। मूल धारणा पर फिजिक्स या विज्ञान काम करता है, अभिधारणा पर भी काम करता है। ठीक, अब बात यह है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है या क्या होनी चाहिए, दो बातें हैं। तो अगर हम बात करें धारणा की, मूल धारणा या अभिधारणा, तो ये मान लिया जाता है कि जहाँ दो वस्तुओं के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता, दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, तब वो वस्तुएं एक दूसरे से अनंत की दूरी पर होती हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच की जो दूरी होती है वो अनंत होती है। और जब वस्तुओं के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता, यानी वस्तुओं के बीच में कोई बल नहीं होता, तो फिर उन वस्तुओं में अगर कुछ विस्थापन किए जाएं, यानी कोई वस्तु अनंत पे है, एक दूसरे से दो वस्तुएं अनंत पे हैं और उनमें कोई विस्थापन किए जाएं, तो कह रहा वहाँ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बल नहीं है। क्योंकि जब भी हम कार्य करते हैं तो किसी ना किसी बल के विपरीत हम कार्य करते हैं। अगर हम किसी वस्तु की स्थिति को या किसी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर कभी ना कहीं पहले से कुछ बल, प्राकृतिक बल हम कह सकते हैं, जिनको गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, कोई भी बल या फिर बहुत सारे बल लगा हुआ या लगे हुए हो सकते हैं। अब बात यह आई कि जब अनंत पे दो वस्तुएं होंगी, एक दूसरे से अनंत की दूरी पर दो वस्तुएं होंगी, तो फिर बल काम नहीं करेगा, ये मान ली गई और ये बना दी गई मूल धारणा। यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अनंत पे होंगी तो बल पहुंचेगा नहीं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की पहुंच से दूर होगी। तो ये है मूल धारणा। अब अगर हम अपनी मर्जी से बाकी सारे बलों को, एक बल को छोड़ के बाकी सभी बलों को हम शून्य मान लें, नगण्य मान लें, मान लीजिए हम गुरुत्वीय बल की बात कर रहे हैं और हम विद्युत बल को या चुंबकीय बल को या और सारे बलों को नगण्य मान लें, तो हम उसके अनुसार फिर स्थिति देखते हैं, बलों को देखते हैं, बलों के कार्य को देखते हैं, तो वहाँ पर जो धारणा बनती है उसे कह देते हैं अभिधारणा। तो धारणा और अभिधारणा, ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। यानी बल बहुत सारे हैं, अगर सारे ही बलों को ले लें और अनंत पे मान लें तो क्या है, बल हो जाएंगे शून्य और ऊर्जाएं या कार्य नहीं करने पड़ेंगे। तो इससे परिभाषित ये जो मूल धारणा है ये परिभाषित हो जाएगी। इस प्रकार अगर एक बल का महत्व रखें, एक बल को महत्वपूर्ण मान लें, जैसे हम गुरुत्वीय बल को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कोई वस्तु है, मान लीजिए नीचे की तरफ गिर रही है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, हम कहते हैं वस्तु का भार काम करता है। तो केवल वस्तु का भार काम नहीं करता, हवाओं का प्रतिरोध भी काम करता है। मैं साधारणतः बताऊं, हवा का प्रतिरोध भी काम करता है, उसको नहीं मानते हम। तो इस तरह क्या होता है कि हम बाकी बलों को नगण्य मान लें, किसी एक बल को महत्वपूर्ण माने और उसके अनुसार हम कार्य देखें, तो यहाँ ये होती है अभिधारणा। ठीक, तो यानी धारणा और अभिधारणा दोनों पर स्थितिज ऊर्जा परिभाषित हो जाती है, कर देते हैं। अगर हम अभिधारणा पर स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं तो ये होती है आपेक्षिक स्थितिज ऊर्जा। यानी इसमें हम रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी को भी शामिल कर लेते हैं। यानी एक दूसरे के आपेक्षिक, सापेक्ष गति बोल देते हैं, आपेक्षिक गति बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। तो एक दूसरे के सापेक्ष भी हम फिर स्थिर ऊर्जा निकाल लेते हैं। लेकिन हम अगर मूल धारणा को ही मायने रखें, मूल धारणा को ही माने, तो हम स्थिर ऊर्जा नहीं निकाल पाते, क्योंकि प्रकृति में कितने प्रकार के बल लगे हुए हैं इसका कुछ पता नहीं है। ठीक, अब शुरू करते हैं स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया कि हमें किन बलों को ध्यान में रखना है, किस प्रकार ध्यान में रखना है। ठीक, अब मैं इसको परिभाषित करके बता देता हूँ।
तो बात आई कि स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कैसे करेंगे। स्थितिज ऊर्जा, तो परिभाषा बिल्कुल सरल है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, भरी हुई ऊर्जा, ऐसा भी लिख सकते हैं, संचित ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बस। अब देखिए ये एक कितना छोटा सा वाक्य है ये। इसको और छोटा कर दें, किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा हो गई स्थितिज ऊर्जा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको फैलाकर देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो ये बड़ा विराट रूप ले लेता है फिर, क्योंकि स्थिति के कारण ऊर्जा, और एक स्थिति होती है अनंत पर और एक होती है हमारी बनाई हुई मानी हुई स्थिति। अब देखिए कैसे। मान लीजिए हम किसी वस्तु की स्थिति को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पर मूल बिंदु। अब जैसे मान लीजिए ये बना देता हूँ मैं, ये है मूल बिंदु, यानी निर्देशांक आ गए मेरे पास। यह है 0, 0, 0, तीनों अक्षों पर निर्देशांक है, ये मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से मैं लेके चलूँगा वस्तु को, और यहाँ पर मैं वस्तु की स्थिति बताऊँगा, वस्तु की स्थिति सदिश में, और ये बताऊँगा मैं कोई वस्तु, ये वस्तु बताऊँगा, वस्तु का द्रव्यमान m बताऊँगा, और इसको कहूँगा कि ये साहब ये वस्तु है। ठीक, अभी जो वस्तु की स्थिति है जो मैंने यहाँ मानी है, ये मेरे अनुसार है, यानी मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ, मैं कहीं पर भी स्थिति, कहीं पर भी मैं मूल बिंदु मान सकता हूँ। सबसे पहली बात ये है, यानी पहली बात जो मानी गई बात वो मान ली गई बात। मानी गई तो अभिधारणा में आ गया। अगर मानी हुई बात जगह जगह अलग अलग ना मानी जा सकती हो, बात एक ही बार मानी जा सकती हो और वो माननी ही पड़ेगी, तो उसे कह देते हैं मूल धारणा। तो बात हो गई अभिधारणा, सिंपल सी बात हो गई। तो अब ये स्थिति इस वस्तु की है। अब मान लीजिए इसी वस्तु को मैं यहाँ से लेके अनंत तक लेके जाऊँ। अब मैं इस वस्तु को किसी रास्ते से, मान लीजिए किसी भी रास्ते से मैं इसको अनंत पे लेके गया और छोड़ के आ गया। ये वस्तु कहाँ चली गई? ये वस्तु चली गई अनंत पे। ठीक, मैंने अनंत पे छोड़ा है इसको, वहाँ कोई वेग दे के नहीं आया मैं इसको, मैंने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इसको नहीं दी, मैं सिर्फ इसको छोड़ के आ गया बस। ये मैंने मान लिया, ये मैंने कल्पना कर दी। ठीक, अब ये जो वस्तु है इस स्थिति में जब यहाँ रखी थी, इस वस्तु पर मान लीजिए कोई बल कार्य कर रहा था इस तरफ F1, और कोई बल कार्य कर रहा था इस तरफ F2। ये बल कार्य कर रहा था गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु m की वजह से, और ये बल कार्य कर रहा था किसी और वस्तु या किसी और कारण से, हो सकता है। देखिए दो वस्तुएं हैं, इनके बीच में बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण का बल कार्य कर रहा था, ये किसी और कारण से बल कार्य कर रहा होगा। प्रकृति में बहुत सारे बल हैं। तो जब मैं इस वस्तु को यहाँ से लेके अनंत तक जाऊँगा और अनंत पे रखूँगा, तो ये बल क्या करेंगे? इन बलों का परिणामी एक बल बनेगा। या तो वो बल मेरी मदद करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जाओ जल्दी जाओ, या वो बल मेरा विरोध करेगा, क्योंकि मान लीजिए आकर्षण हो रहा है तो ये वस्तु तो यहीं रहना चाहेगी, फिर ये बल इसको इधर खींचना चाहेंगे, तो मेरा विरोध होगा। यानी मुझे इसे अनंत तक ले जाने में अपनी तरफ से कोई कार्य करना पड़ेगा।
ठीक। या फिर अगर ये बल प्रतिकर्षित कर रहे हों, प्रतिकर्षण का बल ज़्यादा हो, तो मान लीजिए कोई बल एक और इधर भी लगा है F3 यूँ, तो कुल मिलाकर जो बल बने वो बन जाए प्रतिकर्षण बल, यानी रिपल्सिव फोर्स बन जाए, तो मेरी मदद हो जाए, तो मैं इसे फिर अनंत पे रख के आऊँ। तो कुल मिलाकर यहाँ से इस स्थिति से अनंत तक रखने में जो मैं कार्य करूँगा वो कार्य मेरा धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक। अब अगर मैं देखूं कि मैं कितना कार्य करूंगा, मुझे उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना कार्य ये बल करेंगे, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक। मान लीजिए ये बल खींच रहे हैं, तो मुझे इस तरफ को बल लगाकर और इसे अनंत पे ले जाना पड़ेगा। मान लीजिए ये बल रिपेल कर रहे हैं, तो मुझे भागने से रोकना पड़ेगा, इसको लेके भी जा रहा हूँ, भागने भी नहीं देना, लेके भी जा रहा हूँ, और यहाँ पे विराम अवस्था में जाके मुझे इसे रख के आना है। क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूँ और ये प्रतिकर्षित कर रहे हों तो बहुत तेज भगा देंगे इसको, तो प्रतिकर्षित करते चले जाएंगे, अनंत पे जाकर बल तो खत्म हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, क्योंकि ये मूल धारणा में है हमारी। लेकिन यहाँ पर वस्तु किसी ना किसी वेग से चल रही होगी, तो वो भी मुझे ख़त्म करना है। तो यानी मुझे हर हाल में काम तो करना पड़ेगा। अगर मैं इसे अनंत पे रख के आता हूँ तो मुझे हर हाल में काम करना पड़ेगा। अगर बल है तो, अगर बल है ही नहीं, बल शून्य है, तो फिर मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार मैं कितना कार्य करूँगा, जितना ये सब बल मिलके कार्य करेंगे मैं भी उतना ही करूँगा, क्योंकि मैं इसे यहाँ विराम अवस्था पे रख के आऊँगा। मेरे को इसको अलग से कोई कार्य नहीं देना है, मेरे को इसे अलग से कोई ऊर्जा नहीं देनी है। तो यानी बात समझ में आ गई कि यहाँ इस स्थिति से ये वस्तु जब अनंत तक चली जाएगी तो ये बलों से मुक्त हो जाएगी, बलों के बंधन से मुक्त हो जाएगी, और इस प्रकार इन बलों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, इन बलों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वस्तु को इस स्थिति से अनंत तक ले जाने में, वही होगी इस वस्तु की यहाँ की स्थितिज ऊर्जा। ठीक। यानी किसी वस्तु को किसी दी गई स्थिति से अनंत तक ले जाने में जो उस वस्तु पर लगे हुए बल कार्य करते हैं वही होती है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अब इसका उल्टा सोचें तो जितना वस्तु पर लगे हुए कार्य करते हैं, बल लगे वस्तु पर लगे हुए बल कार्य करते हैं, उतना ही हम भी करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इसको विराम अवस्था पे रख के आना। कुल मिलाकर दोनों बातें सरल हो गई। अगर हम किसी वस्तु की स्थिति परिभाषित कर दें, उस दी हुई स्थिति से या किसी स्थिति से कह सकते हैं वस्तु को अनंत तक ले जाने में जो कार्य करना होता है वही होती है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। या हम ये कह दें कि किसी वस्तु को किसी स्थिति से अनंत तक ले जाने में जो वस्तु पर लगे हुए बल हैं, जितना वो कार्य करते हैं वही होती है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों बातें एक ही जैसी हैं, यहाँ कार्य के चिन्ह में फर्क है। यानी वस्तु का कार्य अगर धनात्मक होगा तो हमारा हम ले जाएंगे, ऋणात्मक होगा, बस कार्य का मान वही है। तो इसी तरीके से हम जो बल लगाते हैं या हम जो कार्य करते हैं हम उसके अनुसार परिभाषित नहीं करते, हम वस्तु पर लगे हुए जो बल हैं जिनके खिलाफ हमें कार्य करना होता है उसी पर परिभाषित कर देते हैं। हम अपने आप कितना बल लगाते हैं, लगाते तो हम उतना ही हैं जितना वस्तु पे लगा हुआ है, तभी अनंत तक लेके जाएंगे, लेकिन हम परिभाषित कर देते हैं वस्तु पर लगे हुए बलों से ही। यानी किसी वस्तु की किसी स्थिति में से किसी वस्तु को किसी स्थिति से अनंत तक ले जाने में जितना उस पर लगे हुए बल कार्य करते हैं वही होती है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। यानी यह है स्थिति के कारण ऊर्जा। अब इसमें बात आती है कि बल बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसलिए क्या है कि हम इसको अलग अलग तरीकों से देखते हैं। हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो यानी सिर्फ हम काउंट करते हैं, हम गिनते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को। हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी हम काउंट करते हैं विद्युत बल को। हम कहते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, तो हम काउंट करते हैं चुंबकीय बल को। नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, तो हम काउंट करते हैं नाभिकीय बल को। इस प्रकार हम जिस बल को चाहे काउंट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये है अभिधारणा। वरना अगर मूल धारणा पे आ जाएं तो सारे बल काउंट करने पड़ेंगे और हमें पता भी नहीं कितने बल हैं। इसलिए अभिधारणा क्या है
कि किसी भी एक बल को परिभाषित कर दें तो वो हो जाएगी अभिधारणा। ठीक, अब मान लीजिए ये गुरुत्वाकर्षण बल हैं, तो गुरुत्वाकर्षण में क्या हो जाएगी, एक ऐसी अभिधारणा बनाई किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बलों, किसी वस्तु को किसी स्थिति से अनंत तक ले जाने में गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। सिंपल सी बात हो गई। तो इस प्रकार होती है स्थितिज ऊर्जा की पूरी या संपूर्ण परिभाषा या पूरी जानकारी। ठीक, तो ये हुई स्थितिज ऊर्जा की जानकारी। कुल मिलाकर स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा को या उसकी जानकारी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी अगर आपको लगता है कि समझ में आ गया सर, तो इस वीडियो को तुम 2 बार देख लेना, पक्का हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होता है, यानी आपेक्षिक स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। अब हम इसमें सामान्यतया क्या देखते हैं, हम देखते हैं विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग में लगे हुए बल, ऐसे बलों की हम बात करते हैं और उसमें स्थितिज ऊर्जा हम देखते हैं। तो क्या करते हैं, आपेक्षिक स्थितिज ऊर्जा यानी अभिधारणा के अनुसार हम उसी बल का महत्व देते हैं, उसी का कार्य है, उसी की ऊर्जा निकाल लेते हैं। ये सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो पहली स्थितिज ऊर्जा है वो जीरो कहाँ पर है। अगर हम प्राकृतिक बलों की बात करें, गुरुत्वीय बल की बात करें, चुंबकीय बल की बात करें या विद्युत बल की बात करें, तो इन सब बलों में जो ऊर्जा होती है वो अनंत पे जाके शून्य होती है, क्योंकि अनंत तक ये बल कार्य करते रहते हैं, अनंत तक ये बल कार्य करते रहते हैं, थोड़ा बहुत। अब अगर हम अपनी मर्जी से कुछ परिभाषित कर दें, अपनी मर्जी से कोई ऐसी अवस्था परिभाषित कर दें कि नहीं यहाँ पे जीरो मान लेते हैं तो यहाँ की बताइए, तो ये आपेक्षिक स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब हम उसकी गणना करते हैं, जो हमारे यानी मूल परिभाषा समझने के बाद, जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझने के बाद, अब हम अपने काम की बात यानी कैसे कैसे काम करेगी परिभाषाएं, कैसे कैसे हम सूत्र बनाएंगे, हम उस पर बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी का तल, पृथ्वी का तल है मान लीजिए, ये मान लेते हैं पृथ्वी तल मान लेते हैं इसको, और ये है क्षितिज, ऐसा भी मान लेते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्षितिज पृथ्वी तल ऐसे मान लेते हैं। तो देखा जाए तो ये पृथ्वी है, इस प्रकार देखिए ऐसे, ये अर्थ है मान लीजिए, ये पृथ्वी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु किसी ऊंचाई से यहाँ तक लेके जाते हैं वस्तु को यूँ, और ये जो ऊंचाई है ये है मान लीजिए h, इस प्रकार, और वस्तु पर लगे हुए बल को नियत मान लें, कांस्टेंट मान लें, क्योंकि h का मान बहुत थोड़ा सा लेंगे, 1-2 मीटर लेंगे, 4 मीटर लेंगे, तो वस्तु पर लगा हुआ बल जो है गुरुत्वीय बल, वो नीचे की तरफ मान लें, वो है mg, जहाँ m क्या है, m है वस्तु का भार। अगर देखा जाए तो ये वस्तु मान ली, देखिए हमने यहाँ तक लेके गए इसको। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा, यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा है वस्तु की, उसे मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा पहले वाली, इसे मान लेते हैं U1, पहली ऊर्जा मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर कितनी मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं U2। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं उस कार्य से कि ये वस्तु अगर यहाँ से यहाँ तक h ऊंचाई पे विस्थापित हो जाए तो कितना कार्य करेगा इस पे लगा हुआ बल, और हमें इसे लेके जाना पड़ेगा।
तो हम भी वही कार्य करेंगे लेकिन विपरीत दिशा में करेंगे, क्योंकि हमें वस्तु को कोई वेग नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको गतिज ऊर्जा में नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बस हमें तो लेके ही जाना है, यहाँ भी कोई चीज़ रखी है ऊपर छत पे जाके रख देना है हमको, उसे इतना ही करना है हमें। तो वस्तु कार्य जो mg करेगा वस्तु पर लगे हुए बल का कार्य है। हालांकि हम भी इतना ही करेंगे कार्य, ये बात पक्की कर लें आप। तो कितना होगा, वस्तु पर लगे हुए कार्य बल का कार्य कितना होगा, तो ये लिख देंगे गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य। तो देखो mg किधर है, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या है, h है। तो कितना कार्य हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा -mgh, क्योंकि ऊर्ध्वाधर विस्थापन h है और mg एक हमने नियत या कांस्टेंट बल मान लिया। अब ये जो कार्य है ये क्या है, ये है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे है, अगर देखा जाए जो अंतिम स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, U2, पहली क्या है U1, और ये कितना है -mgh। अब यहाँ हमें एक परिवर्तन करना है, हमें क्या परिवर्तन करना है कि जो कार्य है ये वाला कार्य mgh जो कार्य है ये उस बल का कार्य है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा हुआ है। ठीक, आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगा हुआ है, ये मान लिया हमने। ये क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अगर हम देखें कि हमने कितना काम किया है, अगर हम देखें ये तो गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया है। ठीक, अगर हम देखें हमने कितना काम किया है तो हम इसका निशान बदलना पड़ेगा हमें, यानी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा, यानी हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो कितना हो गया, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो देखो क्या बन के आ रहा है, ये आ गया U1 माइनस U2, ये हो गया mgh। ठीक, यानी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, कार्य। कौन सा कार्य, जो हमने किया, हमने mg के विपरीत दिशा में कार्य किया है, तब हम ये स्थिति बना पाए हैं, तब हम वस्तु को यहाँ ले पे आए हैं। अब इसमें क्या है, ये है U1 माइनस U2। ठीक, यानी प्रारंभिक अंतिम, इस तरीके से। अब अगर हम इसको अपना कार्य छोड़ दें और वस्तु का ही कार्य मान लें तो क्या स्थिति बनती है, छोड़ दें इस चीज़ को, बिल्कुल पहले की तरह लेके आएँ इसको, ऐसा ही मामला रहने दें, और अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के अंदर जो हमारा कार्य है वो लगा दें mgh, यानी जो हमने कार्य किया वो लगा दें। mg के विपरीत दिशा में हमने कार्य किया है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना, हमने कितना बल लगाया ऊपर की तरफ, F लगाया, और हम विस्थापन भी हमने ऊपर की तरफ किया, और किसके बराबर लगाया बल, हमने mg के लगाया। ठीक, तो कितना हो गया, mgh हो गया ऊपर की तरफ हमारा कार्य, और mgh हो गया ऊपर की तरफ माइनस में mg का कार्य। यानी जो कार्य बल करता है, लगा हुआ बल करता है, अगर उस कार्य को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉजिटिव वर्क, यानी वर्क को नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव कर दें, या पॉजिटिव बजाय नेगेटिव कर दें, यानी अगर उसका निशान बदल दें तो वो होता है स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन। अब ये हो गई U2, और अगर पहले वाली को 0 मान लें तो कितनी हो गई, mgh। यानी यहाँ पर जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो गई, mgh। ठीक, तो ये परिभाषा बन गई कि स्थितिज ऊर्जा को देखें, अगर स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन डेल्टा U, ठीक, माइनस आंतरिक बलों द्वारा, आंतरिक है ना, द्वारा किया गया कार्य, बस ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब ये कंफर्म हो गया, यानी इसे कह सकते हैं
अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक बलों द्वारा किया कार्य का ऋणात्मक वाला हिस्सा, नेगेटिव पार्ट, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखिए आंतरिक बल या अपने आप में लगा हुआ बल हमने नहीं लगाया, कितना है वो है mg। तो कार्य कितना होगा माइनस mgh, कार्य कितना होगा माइनस mgh, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया mgh। ये क्या हो गया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। इससे क्या पता लगेगा कि यहाँ की स्थितिज ऊर्जा mgh है कब, जब पहले वाली क्या मान ली 0। तो mgh जो क्या होता है, ये होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है ये। ठीक, अब सूत्र क्या है, आंतरिक बलों द्वारा, ठीक, निकाय के आंतरिक बल उसके परमाणुओं के बल नहीं, बल्कि उसकी स्थिति के कारण जो आंतरिक बल है, उसमें प्रतिकर्षण बल है या आकर्षण बल है, उसके कारण। तो ये आंतरिक का मतलब ये भी सोच लेते हैं कि उसके अंदर परमाणु के बल, अणुओं के बल, नाभिक के बल नहीं, स्थिति के कारण आंतरिक बल, स्थिति के कारण जो बल लगे हुए हैं वो आंतरिक बल हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये जो है बन गया तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अब ये सूत्र तुम्हारे काम आ जाएगा, ये देखो। ठीक, कंफर्म हो गया। तो अब ये धारणा हटा दो कि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, क्योंकि mgh स्थितिज ऊर्जा में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है जब पहले वाली को शून्य मान लेते हैं और किसी वस्तु को h मीटर की ऊंचाई तक लेके जाते हैं, तो उसकी एनर्जी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बन जाती है mgh। बस इतनी सी बात है। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम देखते हैं और किसकी इसी ऊर्जा हम निकाल सकते हैं, किसी भी बल की निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कोई भी किसी भी प्रकार का बल लगा हो हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई बल बताया गया हमें, उस बल के अनुसार स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि बलों का एक नियम है, एक बलों का नियम है कि जो बल हैं वो संरक्षित बल होने चाहिए, यानी बलों द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करना चाहिए। बात समझ रहे हैं, संरक्षित बल। जैसे घर्षण का बल है, घर्षण बल से मतलब नहीं है, गुरुत्वीय बल है या कोई ऐसा बल आप बनाएं उसके अनुसार अगर बात करें तो। अब ऐसा बल दूसरा कहाँ देखने में मिलता है, ऐसा बल देखने में मिलता है स्प्रिंग के अंदर। अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को खींचने में उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, हम इस पर बात करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, यहाँ स्प्रिंग को बांध देते हैं और स्प्रिंग को एक स्थिति से, स्प्रिंग को इस स्थिति से, यहाँ ये पहली स्थिति है, इसको थोड़ा खींच देते हैं और दूसरे वाले चित्र में दिखा देता हूँ, और खींच देते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं और हम स्प्रिंग को खींचते हैं x। ठीक, ये स्प्रिंग की सामान्य लंबाई है और ये खींच दिया हमने इसको ऐसे। अब हम खींचने के लिए जो बल लगाते हैं वो इस तरफ लगाते हैं F, और स्प्रिंग लगाता है बल इस तरफ -kx। ये बल होता है -kx, है ना, ऐसे। तो स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए बल की बात करनी है। ये मैंने बताया था पहले ही कि हम कितना लगाते हैं ये नहीं, हम कितना लगाते हैं वो भी यहाँ पर kx के बराबर ही है, लेकिन उसको महत्व नहीं दिया जाता, आपस में लगे हुए आंतरिक बल को महत्व दिया जाता है, आपसी बल को महत्व दिया जाता है।
या लगे हुए बल को महत्व दिया जाता है, लगाए हुए को नहीं, बाहर से आरोपित बल को नहीं, बाह्य बल को नहीं। अब लगा हुआ कितना बल है, -kx, और विस्थापन कितना है, dx, क्योंकि विस्थापन हुआ है इस तरफ को और बल लगा है विपरीत दिशा में, स्प्रिंग खींचने से मना करता है। तो अब अगर देखें इसको हल करें इस प्रकार, 0 से x तक खींचा गया तो ये हो गया देखो कार्य, स्प्रिंग के अपने बल द्वारा कार्य। ठीक, अब ये कितना आएगा, तो ये कार्य निकल के आता है -kx²/2। ठीक, अब इस कार्य को बना देते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा -w, तो ये हो जाएगा kx²/2। ठीक, अब यहाँ लगा देते हैं अंतिम स्थितिज ऊर्जा और पहली स्थितिज ऊर्जा, ये हो गया kx²/2। यह है अंतिम स्थितिज ऊर्जा, यह है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की जब वो खिंचा हुआ नहीं है, दबा हुआ नहीं है, इसको शून्य माना जा सकता है, तो ये हो जाएगी अंतिम स्थितिज ऊर्जा kx²/2। ऐसे तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ½ kx² होती है जब उसको सामान्य लंबाई से x तक खींच देते हैं। और ये बराबर किसके होती है, स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य के उल्टे के बराबर, उल्टा कार्य, यानी माइनस के बजाय प्लस, यानी अगर ये निशान को बदलना, विपरीत कार्य, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य उसको उल्टा करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तब होता है ये। अब बात आती है कि हम कितना कार्य करते हैं, तो हम इस बल के द्वारा कार्य करते हैं। ये बल kx के बराबर होता है ऐसी स्थिति में, लेकिन हमेशा नहीं होता, तो इसलिए हम इस बल पर विचार बाद में करते हैं। ये कितना है, इसको स्थिर ऊर्जा से नहीं जोड़ते हैं हम यहाँ पे, स्थिर ऊर्जा की धारणा में नहीं है ये बल। लगाते तो हम ही हैं, खींचते तो हम ही हैं, बाह्य बल से खींचते हैं स्प्रिंग को, लेकिन अभी नहीं। निर्भर करता है कि इसके साथ कोई द्रव्यमान लगा हो, उसमें कोई वेग भी आ गया हो, कुछ और हो गया हो, तो इसलिए इस बल को नहीं, केवल स्प्रिंग के अपने बल के द्वारा किए गए कार्य को उल्टा करें, उसका निशान, उसका चिन्ह बदल दें, इस सूत्र के अनुसार काम करें तो आएगी स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इस प्रकार ये निकाली जाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो जब हम उदाहरण करेंगे इसी ऊर्जा के, जब हम उदाहरण पढ़ेंगे अलग अलग तरीक़ों से हम इसको निकालेंगे। ठीक, इसका जो बेसिक है, ये जो वीडियो है, ये वहाँ आपको तुरंत फ़ायदा कर देगा। आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर इसकी तो स्थितिज ऊर्जा ऐसे निकलेगी और इतनी होगी। ठीक, अब बात करेंगे बलों की। मैं एक बार फिर फाइनल कर दूं कि ये नियम स्थितिज ऊर्जा के लागू होते हैं केवल संरक्षित बलों पर। तो जो नियम होते हैं ये किस पर होते हैं, संरक्षित बलों पर ये लागू होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। संरक्षित बल के लिए होता है, जो बल ऊर्जा का नुकसान करते हैं या जो बल या जिन बलों द्वारा किया गया कार्य रास्तों पर, पथ पर या पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, उन पर ये मामला या स्थितिज ऊर्जा के नियम लागू नहीं होते, यानी उनकी स्थितिज ऊर्जा निकाली नहीं जाती, होती नहीं है, निकलती नहीं है। ठीक, तो किस पर काम करता है, संरक्षित बलों के लिए ही ये स्थितिज ऊर्जा के सारे नियम हैं। बात पक्की हो गई, क्लियर हो गया। ठीक है, अब लेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे आगे का टॉपिक क्या है।